हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये है क्लास 9th सीबीएसई ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चैप्टर का पार्ट 1 और 2 चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम इसका पार्ट 3 कवर कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट है ये। तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या कवर किया है इसको देख लेंगे पहले। तो देखो, इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं उनको ग्रुप्स में बांटा गया था। तो पार्ट 1 और 2 में हम कितनी कुछ जो चीज़ें हैं कवर कर चुके हैं, जैसे कि द हिमालयन माउंटेन्स हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, ओके। द हिमालयन माउंटेन हम कवर कर चुके हैं, द नॉर्दर्न प्लेन्स भी कवर कर चुके हैं, द पेनिनसुलर प्लेट्यू कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड। ठीक है, तो ये कवर कर लेंगे, ये लास्ट पार्ट है इसका। चलिए इसको शुरू कर लेते हैं हम लोग। ओके, ये सारा हम कवर कर चुके हैं पार्ट 1 और 2 में। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। द इंडियन डेजर्ट्स। ठीक है, तो डेजर्ट के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है। डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट होता है रेगिस्तान, जहाँ पर पानी की कमी होती है, बहुत ज़्यादा सूखा रहता है वहाँ पर वेजिटेशन जो होता है वो बिल्कुल लो होता है। ठीक है, बारिश की कमी होती है, बारिश नहीं पड़ती है, अगर पड़ती है तो थोड़ी बहुत पड़ गई, फिर नहीं पड़ती है। ठीक है, और वेजिटेशन वहाँ पर नहीं होती है ज़्यादा। तो द इंडियन डेजर्ट्स, द इंडियन डेजर्ट लाई टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। जो इंडियन डेजर्ट हैं, जो भारतीय रेगिस्तान हैं, वो कहाँ पर है? वो वेस्टर्न साइड में है, अरावली हिल्स की तरफ। इट इज़ अरावली हिल्स मैंने बताया था। देखो, अरावली हिल्स जो है दिल्ली, राजस्थान और गुजरात तक जाती है ना। अरावली रेंज जो है दिल्ली, राजस्थान और गुजरात तक जाती है। पहले ये बहुत ऊंची हुआ करती थी सदियों पहले, लेकिन अब तो इसकी जो हाइट है बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यूज। इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा सैंड होती है, रेत होती है, रेतीला होता है ये, और कवर्ड होता है किससे? सैंड ड्यून से। सैंड ड्यूज इस टाइप की होती हैं, जैसे ये है ना, ये इस टाइप के, ये जो रेत है इससे बिल्कुल कवर्ड होता है पूरी तरीके से। तो दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। यहाँ पर जो है रेनफॉल जो होता है बहुत ज़्यादा लो होता है, यहाँ बारिश होती ही नहीं है, बल्कि इसका क्या होता है 150 mm पर ईयर होता है। इट हैज़ एन एरिड क्लाइमेट। एरिड क्लाइमेट का मतलब है सूखा। यहाँ की जो जलवायु है बिल्कुल सूखी रहती है, मतलब यहाँ पर जो है सूखा ही रहता है। एरिड क्लाइमेट है यहाँ की, विद लो वेजिटेशन कवर। और यहाँ पर जो है वेजिटेशन यानी कि जो वनस्पति है यहाँ पर बिल्कुल लो है, मतलब क्योंकि जब यहाँ पर पानी ही नहीं है तो यहाँ पर पेड़ पौधे कैसे उगेंगे? स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और जो नदियाँ हैं, नदियाँ छोटी छोटी धाराएं हैं, नदियाँ हैं, वो दिखती तो हैं, वो बारिश के सीजन में दिखाई देती हैं। और क्या होता है, जैसी बारिश खत्म हो जाती है वो वहाँ से गायब हो जाती हैं, क्योंकि समुद्र में सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। क्योंकि उनको ना समुद्र में पहुँचने के लिए इनफ वाटर नहीं मिलता, तो वो रास्ते में ही सूख जाती हैं। तो अगर थोड़ी बहुत स्ट्रीम्स अगर दिखाई देंगी तो वो बारिश के सीजन में दिखाई देती हैं। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। आपको ये याद रखना है कि लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस, इस रीजन की लूनी जो है सबसे बड़ी रिवर है। ठीक है, बस ये याद रखना है आपको। आपको छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं, जैसे कि यहाँ पर सूखा रहता है, सैंड ड्यून्स होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वेजिटेशन है बिल्कुल लो है, लो रेनफॉल होता है। ठीक है, बस इतना याद रख लेना आप, मेन मेन पॉइंट्स याद रखना। और लूनी जो है इज द लार्जेस्ट रिवर है इस रीजन की। सेकेंड टॉपिक आएगा बर्चन्स क्रिसेंट शेप ड्यून्स। इसमें क्या होता है? क्रिसेंट शेप ड्यून्स होते हैं इस तरीके के, मतलब जो है मैं बता देती हूँ, एक मिनट। इस तरीके के नुकीले होते हैं। ठीक है, तो कवर लार्जर एरियाज, बर्चन्स जो होता है कवर लार्जर एरियाज बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। तो क्या होता है, ये कम होते हैं, और जो होते हैं इंडो पाकिस्तान जो बॉर्डर है, बाउंड्री है, उसके आसपास होते हैं। इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बर्चन। अगर आप कभी जैसलमेर गए होगे घूमने, तो आपने जो है बर्चन्स का ग्रुप देखा होगा वहाँ पर। ठीक है, तो मैं पहले आपको डेजर्ट दिखा देती हूँ, डेजर्ट कहाँ पर है। देखो, मैप बहुत पीछे दे रखा है यहाँ पर, मैप में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैप बहुत ज़रूरी है बच्चों, मैप ज़रूर करना। ठीक है, ये रहा, ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है सारा, ये जो है पार्ट है। ठीक है, ये सारा ये सब कवर्ड होता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, अरावली रेंज देखो दिखा रही है, अरावली रेंज के पास में ही है ये भी, इस तरीके से। चलिए अब आगे देख लेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक आता है द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल मतलब समुद्री तट जो होते हैं ना, उसके लिए है ये द कोस्टल प्लेन्स। द पेनिनसुला प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। पेनिनसुला प्लेट्यू में क्या होता है, नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स होती हैं रनिंग अलोंग द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। तो देखो इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए हमारा इस तरीके से होता है ना, तो क्या है रनिंग अलोंग द, ये मान लीजिए पेनिनसुला प्लेट्यू है ना, ये पेनिनसुला प्लेट्यू है, यहाँ से ये है। तो यहाँ पर इसके क्या है, इधर की साइड जो है वेस्टर्न है और इधर की साइड जो है ईस्टर्न साइड है। तो वेस्टर्न साइड में रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, यहाँ पर तो है अरेबियन सी, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, आप लोग समझ लेना, ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, इस तरीके से है। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी इज अ नैरो प्लेन। तो देखो क्या है, ये वाले जो घाट है ये वेस्टर्न घाट्स हैं, है ना, इधर की साइड, और ये जो है ये ईस्टर्न घाट्स हैं। तो क्या है, द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। तो देखो ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए ये वेस्टर्न घाट है हमारे, वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी इधर साइड है, इधर अरेबियन सी बाहर की साइड, तो इसके बीच वाला जो पार्ट है इसको ही सैंडविच बोला गया है, इसके बीच वाला पार्ट द वेस्टर्न कोस्ट कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इधर की साइड आएंगे तो बे ऑफ बंगाल और इसके बीच वाला पार्ट जो है ये वाला ईस्टर्न कोस्ट हो जाएगा, इसलिए इसको ईस्टर्न कोस्ट कहा गया। तो सी, तो वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी द नैरो प्लेन, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, इसमें ना 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण, मुंबई गोवा से जो रीजन वाला क्षेत्र है कोंकण, नॉर्दर्न पार्ट को कहा जाता है कोंकण। अभी मैं आपको मैप में सब दिखा दूंगी ये। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन, सेंट्रल स्ट्रेच को कहा जाता है कन्नड़ प्लेन, वाइल द साउदर्न स्ट्रेच इज रेफर टू एज द मालाबार कोस्ट, और साउदर्न स्ट्रेच को कहा रेफर किया गया है मालाबार कोस्ट से। ठीक है, मैं सब आपको दिखाऊंगी अभी। द प्लेन्स along द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। देखो ये तो बात हो गई अरेबियन सी की, है ना। अब आता है बे ऑफ बंगाल वाली साइड, ईस्टर्न पार्ट इसका। तो द प्लेन्स along द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल, जो बे ऑफ बंगाल है वो चौड़ा है थोड़ा लेवल में, मतलब उसकी अपेक्षा अरेबियन सी की अपेक्षा चौड़ा है। इन द नॉर्दर्न पार्ट में इट इज रेफर टू एज द नॉर्दर्न सिरकार। ठीक है, ये दिखाया है और मैप में भी मैं आपको दिखाऊंगी नॉर्दर्न सिरकार, वाइल द साउदर्न पार्ट इज नोन एज द कोरामंडल कोस्ट, जबकि साउदर्न पार्ट को कहा जाता है कोरामंडल कोस्ट। ये जो जितने भी रीजन दे रखे हैं ना, जितने भी नाम हैं, उनको आप मैप में बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा, मैप में बिल्कुल लर्न करना, इसको अच्छे से लर्न करना, क्योंकि देखो मैप है तो टफ, लेकिन इसको बार बार करोगे तो आप समझ में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपटीशन के हिसाब से भी। लार्ज रिवर्स सच एज द महानदी, इसमें क्या होता है, देखो कोरामंडल कोस्ट हो गया और नॉर्दर्न सिरकार हो गया, इसमें ना देखो जो अरेबियन सी था उसमें नदियाँ नहीं थी, इसमें बहुत सारी नदियाँ भी बहती हैं। तो जैसे बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे कि हो गई महानदी, आपको ये याद रखना है कि बे ऑफ बंगाल, देखो मैंने पहले भी बताया था कि सारी नदियां जाके बे ऑफ बंगाल में ही मिलती हैं जितनी भी हैं। तो देखो इधर बड़ी बड़ी नदियां भी हैं, नदियों के नाम आपको याद रखने हैं, उनको मैप पे कैसे लोकेट करना है आपको ये भी याद रखना है। जैसे कि बड़ी बड़ी नदियां हो गई महानदी, गोदावरी, है ना, गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। तो ये इस कोस्ट पर बहुत ज़्यादा डेल्टा बनाती है, मतलब सब मिक्स हो जाती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। और देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लेक चिल्का इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। लेक चिल्का जो है एक इंपॉर्टेंट फीचर है ईस्टर्न कोस्ट का। लेक चिल्का के बारे में भी आप याद रखना, ये कहाँ पर है, इसको लोकेट करेंगे। लेक चिल्का इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, सॉरी। तो देखो ये जो बॉक्स में लिखा रहता है ना, डू यू नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। चिल्का लेक जो है वो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है भारत में। ठीक है, याद रखना, चिल्का लेक इज द, अगर देखो ये लेसन आपके एग्जाम में आएगा तो ये वाला पॉइंट जरूर आएगा कि चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, सबसे बड़ी लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया में। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, ये उड़ीसा में पड़ती है, टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा, महानदी डेल्टा के साउथ में। ठीक है, याद रखना ये चीज। चलिए अब आता है द आइलैंड। ठीक है, मैप में लास्ट में करवा दूंगी। ठीक है, पहले आइलैंड कर लेते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ अ वेस्ट मेनलैंड। आपने जो है ऑलरेडी देख रखा है कि इंडिया जो है हमारा बहुत बड़ा है। बिसाइड दिस द कंट्री हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। इसके अतिरिक्त इसमें देश को हमने 2 ग्रुप में, आइलैंड्स के 2 ग्रुप में बांटा है। कैन यू आइडेंटिफाई दिस आइलैंड ग्रुप्स? क्या आप इन आइलैंड ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो देखो, लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप को आपको जो है लोकेट करना है क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, जो कि केरला में मालाबार कोस्ट के बिल्कुल पास में है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कम्पोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। इसमें क्या है, इस आइलैंड के ग्रुप में छोटे छोटे कोरल आइलैंड भी हैं। अर्लियर दे वर नोन एज लैकाडीव
मिनिकॉय एंड अमींडीव। पहले इन सबको जो इनका जो नाम था पहले वो था लैकाडीव, मिनिकॉय एंड अमींडीव, ये था पहले। लेकिन क्या हुआ 1973 में दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप, इनका नाम जो है बदलकर लक्षद्वीप रख दिया गया है। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर, ये ज़्यादा बड़ा एरिया कवर नहीं करते हैं बल्कि 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है कवर करते हैं, छोटा सा एरिया। देखो ये रहा आइलैंड, ये इस तरीके से होता है आइलैंड, है ना, इस तरीके से, यहाँ चारों तरफ पानी पानी होता है, ठीक है, इस तरीके से। कावरत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ द लक्षद्वीप। कावरत्ती आइलैंड जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का, क्योंकि कावरत्ती जो है वो लक्षद्वीप की कैपिटल है, ठीक है। कावरत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ द लक्षद्वीप, याद रखना कावरत्ती जो है लक्षद्वीप की कैपिटल है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, इस आइलैंड ग्रुप में बहुत सारे फ्लोरा एंड फोना की डाइवर्सिटी है, मतलब यानी कि फ्लोरा एंड फोना का मतलब है वहाँ पर पेड़ पौधे भी हैं, फ्लोरा में आ गए पेड़ पौधे और फोना में आ गए जंगली जानवर, वहाँ पर जानवर हैं बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। इस ग्रुप में डाइवर्सिटी है, यहाँ पर देखने को मिलती है विविधता फ्लोरा एंड फोना की। द पिट्टी आइलैंड के बारे में अच्छे से याद रखना। पिट्टी आइलैंड विच इज़ अनइनहेबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। पिट्टी आइलैंड में क्या है, एक बर्ड सेंचुरी है, बहुत बड़ी एक बर्ड सेंचुरी बनाई गई यहाँ पर। लेकिन क्या है, यहाँ पर जनता निवास नहीं करती, यहाँ पर कोई पॉपुलेशन नहीं रहती है बस, लेकिन यहाँ पर जो है एक बर्ड सेंचुरी बनाई गई है, पिट्टी आइलैंड में बनाई गई है ये। अब हम देखेंगे कोरल्स क्या होता है। अगर कोरल्स के बारे में डिफाइन करने के लिए आए तो कोरल्स क्या होता है। कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। कोरल पॉलिप्स जो होते हैं छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको माइक्रोस्कोप से ही दिखाया जा सकता है। विच लिव इन कॉलोनीज, जो कि कॉलोनी बनाकर रहते हैं, झुंड में रहते हैं वो। दे फ्लरिश इन शैलो, वो फ्लरिश करते हैं यानी कि बहते हैं शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर्स, मतलब मड फ्री कीचड़ नहीं होगी उसमें, शैलो होगा पानी और वार्म वाटर्स, और पानी जो होगा ना तो ठंडा होगा ना ही गर्म ना ही गुनगुना होगा, वार्म वाटर होगा। दे सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, उनके अंदर से क्या है कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है। द कोरल सिक्रेशन एंड देयर स्केल्टन्स फ्रॉम कोरल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। कोरल सिक्रेशन जब होता है तो उनके जो स्केल्टन्स होते हैं, जो उनके कंकाल होते हैं, वो कोरल डिपॉजिट में से फ्रॉम कोरल डिपॉजिट इन द फॉर्म, वो एक रीफ की फॉर्म में बन जाते हैं। जैसे मान इस तरीके से ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, झुंड बनाकर रहते हैं वो, ठीक है, रीफ बन जाता है। तो दे आर मेनली ऑफ 3 काइंड्स बैरियर रीफ, दे आर मेनली ऑफ 3 काइंड्स, सॉरी। तो कौन कौन सी रीफ्स होती हैं, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ एंड एटॉल्स, सॉरी, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ और एटॉल्स। तो तीन तरीके की वो रीफ्स बनाकर रहते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये भी याद रखना ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ्स, ठीक है, सबसे बड़ा उदाहरण है कोरल रीफ्स का। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया का। तो इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ। एटॉल्स आर सर्कुलर और हॉर्स शो शेप्ड कोरल रीफ्स। एटॉल्स जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, इस तरीके से ज्वाइंट होते हैं ये, और हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ्स अलग अलग आकृति के होते हैं और ये झुंड बनाकर रहते हैं, ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से, इस तरीके से उनको कोरल बोला जाता है। Now you see the elongated chain of island located in the Bay of Bengal extending from north to south। अब जो है आप देखोगे एक elongated chain, आइलैंड की elongated chain देखोगे जो बे ऑफ बंगाल में नॉर्थ से साउथ की तरफ पड़ती है। तो दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये कौन से होते हैं बे ऑफ बंगाल की साइड में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। ये जो साइज में भी बड़े होते हैं और यहाँ पर क्या है बहुत सारी वनस्पति भी उगती है। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इंटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। इस सारे ग्रुप को, आइलैंड के सारे ग्रुप को, मतलब ये अंडमान और निकोबार जो ग्रुप है इसको सारे ग्रुप को 2 भागों में बांटा गया है, 2 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है। द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इज द साउथ। अंडमान जो है नॉर्थ की साइड पड़ता है और निकोबार जो पड़ता है वो साउथ में पड़ता है। इट इज बिलीव दैट दीज आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। ये ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो ये आइलैंड है आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स, सबमरीन माउंटेन्स का जो है ये एलिवेटेड पोर्शन है, मतलब उसका भी एक भाग है। दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। इन आइलैंड ग्रुप्स का हमारे देश के लिए बहुत महत्व है। देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो यहाँ पर भी क्या है बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, मतलब कि यहाँ पर भी पेड़ पौधे बहुत हैं, वनस्पति बहुत है और यहाँ पर भी एनिमल्स काफ़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। दिस आइलैंड लाई क्लोज टू इक्वेटर। और ये वाला जो आइलैंड है ये इक्वेटर के बिल्कुल क्लोज में है, यानी 0 डिग्री जो इक्वेटर होता है हमारा उसके बिल्कुल क्लोज में है। एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज थिक फॉरेस्ट कवर। और यहाँ पर भी इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, यहाँ की जो जलवायु है वो इक्वेटोरियल है और जो है यहाँ पर ये सारे चारों तरफ से जो है मोटे मोटे फॉरेस्ट से कवर है, मतलब चारों तरफ जो वन ही वन देखने को मिलते हैं इस आइलैंड पर, ठीक है, बाकी चारों तरफ जो पानी है। तो इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अच्छे से याद करना।
इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो अगर आ जाए कि भारत का एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, मतलब एक्टिव वॉल्केनो का मतलब है जिसमें हमेशा लावा निकलता रहता है। तो एक्टिव वॉल्केनो जो है इंडिया का वो है बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। अंडमान निकोबार में पड़ता है बैरन आइलैंड, ठीक है, कौन सा, बैरन आइलैंड, ये एक्टिव वॉल्केनो है। अ डिटेल अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट्स द यूनिक फीचर्स ऑफ ईच रीजन। हमने जो है डिटेल में सारी जो है डिटेल में स्टडी किया है कि हमारे जो रीजन है हर रीजन में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि हमने प्लेन्स को भी देखा, हमने माउंटेन्स को भी देखा, हमने डेजर्ट को भी देखा, हमने आइलैंड को भी देखा, हमने बहुत तरीके की चीज़ें इसमें देखी कि हमारे इंडिया में जो हमने इसके जो फिजिकल फीचर्स हैं सारे पढ़े। इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट्स द अदर एंड मेक्स द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखो ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि हर रीजन जो है अपने आप को एक कॉम्प्लीमेंट देता है, अपने आप को मतलब एक कॉम्प्लीमेंट करता देता है, जिससे कि हमारा जो देश है वो नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में और ज़्यादा धनी होता चला जा रहा है। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। अब देखो जो ये पहाड़ है, हमने पहाड़ों के बारे में पढ़ा, तो जो पहाड़ है वो हमारा वो है वो पानी और जो है फॉरेस्ट वेल्थ का मेजर सोर्सेज हैं। फॉरेस्ट वेल्थ का मतलब है जंगली वनस्पति, पेड़ पौधे, लकड़ी मिलती है ना हमें। तो माउंटेन्स जो है आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ, ये याद करना, ये एमसीक्यू में भी आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये लाइन्स आ जाती हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रैंडरीज ऑफ द कंट्री। नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो हमारी कंट्री की ग्रैंडरीज हैं। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन, वो हमारी सिविलाइजेशन को जो है बेस प्रोवाइड करती हैं, जो हमारी सभ्यता है उसको बेस प्रोवाइड करती है। जैसे कि हमारी सभ्यता आपने देखा, वो सारी सभ्यताएं हमारी नदी के किनारे तो बसी हुई हैं, है ना, जितने भी सभ्यता थी हमारी सब नदियों के किनारे तो बसी हुई, क्योंकि पानी की अच्छी व्यवस्था है तभी तो वहाँ लोग रहते हैं। तो सारी सिविलाइजेशन को ये बेस प्रोवाइड करता है, हमारे बेस देता है। द प्लेट्यू इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। प्लेट्यू जो होते हैं वो स्टोर हाउस होते हैं मिनरल्स का। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, तो प्लेट्यू होते हैं। द प्लेट्यू इज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स विच हैज, जैसे कि मिनरल्स होते हैं ना, कोल निकल रहा है, खनिज निकल रहे हैं, इस तरीके से खनिज जो होते हैं, मिनरल्स जितने भी, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जो है प्लेट्यू पर होते हैं। प्लेट्यू इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स विच हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री, जो कि देश के औद्योगिक विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। और जो कोस्टल रीजन होते हैं, जो समुद्री तट होते हैं, और जो आइलैंड ग्रुप्स होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं फिशिंग और ऑफ पोर्ट एक्टिविटीज़ को, मतलब इसमें मछली पालन होता है और यहाँ इससे संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो अच्छा ग्रो करती हैं। दस द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट। इसीलिए जो ये डाइवर्स फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, इससे ही क्या है हमारे देश का जो है विकास की संभावनाएं जो है फ्यूचर में विकसित होती हैं, कि इससे ऐसा लगता है कि भविष्य में इससे हम और भी ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे, उसकी संभावनाएं जो है पॉसिबिलिटीज़ जो है वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर तो हो चुका है आपका कंप्लीट, लेकिन मैं एक बार आपको मैप दिखा देती हूँ। मैप में बहुत सारी चीज़ें आपकी अभी रह गई हैं। ठीक है, मैप पर चलेंगे दोबारा, मैप पर ही चैप्टर में जो है ख़त्म कर दूँगी। ये रहा मैप। ओके, तो देखो ये रहा अरेबियन सी और ये रहा बे ऑफ बंगाल। वेस्टर्न में अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो अरेबियन सी वाला जो रीजन है वो है कोंकण, ये रहा कोंकण। ठीक है, कोंकण है ये, है ना। और मालाबार कोस्ट है, ये मालाबार कोस्ट है। तो ये है हमारा यहाँ पर कन्नड़। ठीक है, क्या है, कन्नड़ कोस्ट बोला था ना, मालाबार वाला है कन्नड़ कोस्ट, लिख लेना आप लोग। ठीक है, कन्नड़ कोस्ट। और फिर जो है तीन चीज़ें हो गई ना, हाँ ठीक है। तो ये मालाबार कोस्ट और कन्नड़ कोस्ट हो गया, हाँ इस तरीके से है। अब आगे देखेंगे, ये रहा यहाँ पर नॉर्दर्न किरकर। ठीक है, सिरकर बोलो किरकर बोलो, जो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसका, नॉर्दर्न किरकर। तो इसमें क्या है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के नीचे वाला रीजन है ये। किसका, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के नीचे वाला रीजन है ये। और फिर आता है कोरामंडल कोस्ट, ये रहा कोरामंडल कोस्ट, ये वाला, ये तमिलनाडु वाला रीजन है। ठीक है, कोरामंडल कोस्ट तमिलनाडु वाला रीजन है ये। ठीक है, और ये है महेंद्रगिरी, है ना इसके। और यहीं पर है चिल्का लेक। ठीक है, क्या है, यहीं पर चिल्का लेक है, जो मैंने बताया था चिल्का लेक सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, महेंद्रगिरी के नीचे चिल्का लेक है, आप लोग ये अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये सब हो गया है आपका। ये रहा आपका लक्षद्वीप। ठीक है, इस तरीके से ये रहा लक्षद्वीप, है ना। और ये रहा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये सारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ठीक है, भारत में। ठीक है, चलिए
तो मैप जो है आप बहुत अच्छे से करना। मैप में मैंने एक एक पॉइंट बता दिया है आपको, बहुत अच्छे से मैप की स्टडी जरूर कर लेना, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। ये कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत अच्छा मैप है, आप इसको अच्छे से याद करना, चाहे इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। हर बार इसको आपको करना है, टफ तो है लेकिन जब बार बार करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, लेसन हो चुका है कंप्लीट, कैसा लगा है जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, और साथ में चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।